हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो ये है पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और वो प्रश्न आधारित होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक यौगिकों की एक बड़ी सी रिएक्शन दिया होगा और उसमें आपको क्या रिएक्शन और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टाइप का दिया होता है। उसमें हमें यौगिक की पहचान करनी होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी होती है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी मेरी प्रीवियस पार्ट 1, उसमें हमने 180 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पढ़े थे और सेकंड पार्ट में हमने पढ़े थे 43 नेम रिएक्शन, नाम अभिक्रियाएं। और थर्ड आज ये पढ़ने जा रहे हैं। इनकेस आपने वो नहीं देखी तो प्लीज देखें, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको परसों एग्जाम में हेल्प करने में। तो लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है। और जो आज मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि मतलब जहां तक मैं ये कहूंगी 99% चांस है कि इन चारों में से एक पक्का आएगा, लेकिन 1% नहीं भी आ सकता। 99% चांसेस हैं, इसलिए प्रॉपर स्टेप देखें कि मैं कैसे कर रही हूँ। इसलिए कोई अगर अदर क्वेश्चन आ भी गया 1% तो आप तरीके से कर लेंगे, इसमें नंबर भी नहीं कटते हैं। केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना के मैं रात तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं रीड करने जा रही हूँ वो है 2015, 2017, 2020 में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। 3 बार आए हैं अभी तक। 2014 से 2020 तक के पेपर मेरे पास हैं, जिसमें से ये 3 बार रिपीटेड है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कार्बनिक यौगिक ए में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टोलुइन अभिकर्मक को टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। ये टोलविन नहीं है, ये टोलेन होगा, गलत लिख के आया था उसमें। परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है और आइडोफॉर्म परीक्षण भी सरलता से दे देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर यह एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। यौगिक ए की जो भी संभव संरचना है वो दीजिए एवं रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। देखिए, जो क्वेश्चन जब प्रतिशत वाला दिया हो, एक चीज मैं बता रही हूँ, पहला टाइप का क्वेश्चन है, सब में नहीं है प्रतिशत। अगर किसी जैसे अज्ञात यौगिक की पहचान करनी है, इसमें प्रतिशत दिया हो, कार्बन इतना प्रतिशत, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत, तो कैसे किया जाता है? उसने बोला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन तो दिया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो आपको पता है टोटल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है तो कितना होगा? प्रतिशत है तो 100 होगा टोटल। 100 में से 69.77 कार्बन है, 11.63 हाइड्रोजन है, तो बचेगा कितना? 100 में से इसको घटा दोगे, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? टोटल जोड़ के जितना भी आ रहा है उसको 100 में से घटा दो, तो जितना भी आएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिलके बना रहे हैं कार्बनिक यौगिक, तो तीनों मिलके कितने होंगे? 100। 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन को घटा दोगे तो हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो पता चल गया कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और ऑक्सीजन इतना है, प्रतिशत दिया हुआ है इसमें। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये प्रतिशत क्यों दिया होता है? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत इसलिए दिया है ताकि आप एक अणुसूत्र ज्ञात करो। इसमें देखो कहीं पर भी अणुसूत्र नहीं दिया है, और जब तक यौगिक का अणुसूत्र नहीं दिया है हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये क्या होगा, ये यौगिक क्या रहा होगा। तो अगर प्रतिशत दिया है तो कहीं ना कहीं अणुसूत्र नहीं दिया होगा, तो अणुसूत्र निकालना है इसकी मदद से, हमने प्रतिशत की मदद से। तो आपने कॉलम खींचने हैं, एक साइड तत्व, एक साइड प्रतिशत मात्रा प्रतिशत, एक साइड परमाणविक भार, मोलों की संख्या और सामान्य अनुपात। तो देखिए, तत्व हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशतता 69.77 दिया, हाइड्रोजन की 11.63, ऑक्सीजन की 18.6। अब जो कार्बन का परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, वो कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो भार कितना हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8, तो भार कितना? 16, दोगुना होता है ना। तो एटॉमिक वेट हो गया 12, 1 और 16। अब आपको क्या करना है? मोलों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है? जो प्रतिशत मात्रा है उसको भाग दे देना है इसके एटॉमिक वेट से, परमाणविक भार से। 69.77/12, तो ये आ गया। इसको भाग दे दोगे इसके परमाणविक भार से, तो ये आ गया। इसको भाग दोगे इसके परमाणविक भार से, तो ये आ गया। अब जो मोलों की संख्या आई है, इनका हमने सरल अनुपात निकालना है, सामान्य अनुपात, सिंपल रेशियो। तो आपको क्या करना है? जैसे 5.81 आया, ठीक है,
8 1 आया, तो इन तीनों में से जो सबसे कम मोल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे कम मोल किसके निकल के आए? ऑक्सीजन के। तो इसके मोलों से भाग दोगे तो सरल अनुपात निकलेगा। तो 5.81 को भाग दे दोगे इससे 1.16 से, इसको भी 11.63 को भी भाग दे दोगे 1.16 से, और इसको भी भाग दे दोगे, सबसे कम वाला यही है 1.16 से। मतलब इन तीनों में मोलों की संख्या जो सबसे कम आई है उससे फिर तीनों को भाग दिया जाता है। तो हमारा अनुपात आ गया 5 दशमलव कुछ आ रहा था, इसमें 10 पॉइंट कुछ आ रहा था, इसमें 1 पॉइंट समथिंग। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 1। इसका मतलब है कार्बन का जो संख्या होगी वो 5 होगी, हाइड्रोजन की 10 होगी और ऑक्सीजन की 1। तो अणुसूत्र आ चुका है। तो इसलिए यौगिक का अणुसूत्र क्या बन जाएगा? कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। तो अणुसूत्र दिया नहीं था, इस प्रतिशत की मदद से हमने अणुसूत्र निकाला, और सबको यही करना है जब अणुसूत्र ना दिया हो। अब इसका अणुभार दिया हुआ है, अणुभार है 86, हम निकाल के भी देख लेंगे, अणुभार हम निकाल के भी देख लेंगे। हम देखेंगे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 12 गुणा 5 12 इंटू 5, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 10, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 प्लस 10 प्लस 60 कितना हो गया? 86। तो ये भी ठीक हो गया, सही है हमारा अणुसूत्र। अणुसूत्र सही आया है या नहीं आया है, इसी को चेक करने के लिए अणुभार दिया रहता है। तो अणुसूत्र का आप पहले भार निकाल दोगे, अगर ये भार जो क्वेश्चन में दिया है अणुभार उसके बराबर है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो अणुसूत्र जो आया है उसके अनुसार यौगिक ए एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर हो सकता है। अणुसूत्र जो ए आया है उसके अनुसार यौगिक ए जो है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल और ईथर हो सकता है। हमने कैसे अनुमान लगाया? आपको करना क्या है, आपने देखना है ऐसा ग्रुप जिसमें एक ऑक्सीजन हो। तो एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन होता है? एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है, एक तो होता है एल्डिहाइड CHO, एक ऑक्सीजन आ गया। एक होता है कीटोन CO, एक ऑक्सीजन आया। एल्कोहल OH एक, और इसके अलावा ईथर ROR। तो इन सभी मतलब 4 समूह हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आपको चेक करना है कितने ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन है उसके हिसाब से ग्रुप डिसाइड होता है कि एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप है तो ये हो सकते हैं, 2 ऑक्सीजन वाले है तो ये हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, एल्डिहाइड का भी 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाया, 5 कार्बन वाला कीटोन बना के देखा, 5 कार्बन वाला एल्कोहल और 5 कार्बन वाला ईथर बना के देखा। तो मैंने ये देखा कि चारों को मैंने बना के देखा, लेकिन ये देखा गया है तो C5H10O जो पूरा अणुसूत्र है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। एल्कोहल और ईथर में मैंने देखा कार्बन की संख्या तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहां से ज्यादा आ जा रही है, तो मीन्स इसका चित्र एल्कोहल और ईथर नहीं हो सकता। और एल्डिहाइड और कीटोन का चित्र बना के देखा तो उसमें 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन एक ही रहता है, मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होगा, ये यौगिक ए। तो अब क्या है, इसलिए वो जो यौगिक ए है उसकी संभावित संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं? एल्डिहाइड होगा तो मैंने 5 कार्बन लिखे और ग्रुप लगा दिया CHO और बैलेंस कर दिया, तो इसमें कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 है, तो ठीक है। इसके अलावा कीटोन, 5 कार्बन का कीटोन 2 बन सकती है, 2 संरचनाएं बन सकती है कीटोन की। एक तो कीटोन सेकेंड नंबर पे लगा सकते हैं ग्रुप, तो ये बन जाएगा पेंटेन 2 पेंटेनोन, और एक हम कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं तीसरे नंबर पर, इससे ज्यादा संरचना इसकी नहीं बन सकती, इसको बोलते हैं 3 पेंटेनोन। तो 2 पेंटेनोन या 3 पेंटेनोन 2 टाइप के कीटोन बन सकते हैं। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि ये यौगिक जो है वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, तो हम यह अभिक्रिया करके देखेंगे। वो यौगिक जो भी रहा है यौगिक ए, वो कह रहा है कि वो किससे अभिक्रिया नहीं करता? टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, मतलब उससे अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो एल्डिहाइड है, जो हमारा पहली संभावित संरचना थी, इसका हमने टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया की। तो टॉलेन अभिकर्मक से जब अभिक्रिया की तो एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देता है, और टॉलेन अभिकर्मक इसका क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। तो एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके ये बनाता है, मीन्स एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टॉलेन अभिकर्मक जो है वो यौगिक ए से अभिक्रिया नहीं करता, तो ये तो अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं जो कीटोन की 2 संरचनाएं संभावित थी, 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन। तो इसकी अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से करी, तो टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया जब 2 पेंटेनोन की इसने भी कोई अभिक्रिया नहीं दी, और 3 पेंटेनोन की तब भी इसने कोई अभिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब है कि कीटोन जो है वो टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता। तो हमारा सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया कि ये यौगिक ए जो है, यौगिक ए वो टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं कर रहा, उससे अपचयित नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इस अभिक्रिया से सिद्ध हो रहा है कि यौगिक ए, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अभिक्रिया कर रहा है, तो यौगिक ए या तो 2 पेंटेनोन है या फिर 3 पेंटेनोन, कंफर्म।
लिखा है कीटोन टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यौगिक के 2 पेंटेनॉन या 3 पेंटेनॉन रहा होगा। आगे इसने लिखा है कि लेकिन ये जो भी यौगिक है ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है, मतलब उससे अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से हम अभिक्रिया करके देखेंगे। तो CH3CO CH2 CH2 CH3 2 पेंटेनॉन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3Na से कराएंगे, और यहां भी वही करेंगे 3 पेंटेनॉन की भी करा के देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इससे अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमने देखा Na, देखिए H यहां जुड़ जाएगा, H O के साथ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, H यहां जुड़ जाएगा और ये पूरा पार्ट SO3Na कार्बन में जुड़ जाएगा, है ना। ये H पॉजिटिव है, SO3Na निगेटिव है, ऐसे याद कर लीजिए। कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक बॉन्ड इसका तोड़ा, एक बॉन्ड इसका तोड़ा, H पॉजिटिव O पे जुड़ जाएगा और SO3Na कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये बना। और ऐसे ही रिएक्शन जब हम 3 पेंटेनॉन की करते हैं, जब हम 3 पेंटेनॉन की रिएक्शन SO3Na इससे करते हैं तो वही कंडीशन है, H यहाँ जुड़ जाएगा O के साथ, SO3Na, मतलब 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन दोनों सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। तो ठीक है, मीन्स ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी भी सन सही है। अब आया मेन पॉइंट, इसने बोला कि और आइडोफॉर्म परीक्षण आसानी से दे देता है। जो यौगिक A है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा, ऐसा इसने लिखा है। तो देखिए 2 पेंटेनॉन हमने लिख दिया और 3 पेंटेनॉन हमने लिखा है, इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म से करेंगे, 3I2 + 4NaOH का मिश्रण। तो क्या होता है, आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें CH3CO समूह हो या CH3CHOH समूह हो। क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें CH3CHOH हो या फिर CH3CO समूह हो, वही आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, ये याद रखिएगा। क्या इसमें CH3CO है, नहीं, तो ये आइडोफॉर्म से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि CH3CO उपस्थित है 2 पेंटेनॉन में, तो ये आइडोफॉर्म से अभिक्रिया करके, ये आयोडीन और NaOH से अभिक्रिया करके आसानी से CH3 आइडोफॉर्म उत्पाद बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि यौगिक A हमारा 100% 2 पेंटेनॉन ही है, क्योंकि आइडोफॉर्म से, ये आयोडीन और NaOH से अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म का निर्माण कर रहा है, आइडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है। तो केवल 2 पेंटेनॉन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, क्योंकि 2 पेंटेनॉन में CH3CO समूह है, तो इसलिए यौगिक A क्या होगा, 2 पेंटेनॉन, कंफर्म। एक लास्ट रिएक्शन और दी है इसमें कि प्रबल ऑक्सीकरण करने पर जो भी ये यौगिक रहा होगा वो एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल में का निर्माण करता है, करके देते हैं लास्ट रिएक्शन। तो प्रबल ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम, प्रबल ऑक्सीकरण आप कर सकते हैं KMNO4 OH निगेटिव, ठीक है। इसमें एक नियम लगता है पॉपऑफ्स रूल, वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, बस इतना ही देख लीजिए। तो जब प्रबल ऑक्सीकरण करते हैं KMNO4 और OH निगेटिव की उपस्थिति में, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं बीच से, और ये वाला भाग भी बन जाता है अम्ल और ये वाला भाग भी बन जाता है अम्ल। तो CH3COH 2 कार्बन का अम्ल हो गया CH3COH और 3 कार्बन का अम्ल हो गया CH3CH2COH। तो प्रबल ऑक्सीकरण करने पर ये बना रहे हैं एथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं 2 कार्बन के अम्ल को, या तो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, और दूसरा बनाते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा आंसर सही है। उपरोक्त अभिक्रियाओं से यह सिद्ध होता है कि यौगिक A जो है वो 2 पेंटेनॉन है और उसका सूत्र ये है। तो इस तरीके से पेपर में करोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहला पैटर्न था जिसमें प्रतिशत और पूरा हमने सामान्य अनुपात मतलब अणुसूत्र खुद निकाला। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक A अणुसूत्र C3H6O है जिसका जो टोलन परीक्षण नहीं देता। अपचयन करने पर यौगिक B C3H8O बनाते हैं, B HBr से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड C बनाता है, और जो एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया किए जाने पर एल्कीन D C3H6 बनाते हैं। तो ABCD की पहचान करो। ये 3 मार्क्स का है, छोटा प्रश्न है ये, पहले वाला प्रश्न तो बहुत बड़ा था। तो कार्बनिक यौगिक A का अणुसूत्र दिया है, इस अणुसूत्र के अनुसार हम संभावित संरचनाएं निर्धारित करेंगे। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक ऑक्सीजन होता है वो 4 होते हैं, एक ईथर होता है ROR, एक होता है एल्कोहल OH वाला, एक होता है CH वाला, एक होता है कीटोन वाला। लेकिन जब मैंने एल्कोहल ईथर को ड्रॉ करके देखा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो देखा कि 3 कार्बन का जो एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन की संख्या इससे ज्यादा है। ईथर ड्रॉ करके देखा 3 कार्बन का, तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें ज्यादा है। तो ईथर और एल्कोहल इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं। तो C3H6O में एग्जैक्ट फिट होने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए, तो संभावित संरचनाएं बन रही हैं C3H6O की
CH3CH2CHO एल्डिहाइड, C3H6O बना, और या कीटोन CH3CO CH3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितना दिया है अणुसूत्र में सेम वही है। तो या तो कार्बनिक यौगिक ए जो है ये होगा या फिर ये होगा, तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो यौगिक ए है ये टॉलन परीक्षण नहीं देता है, तो टॉलन परीक्षण CH3CH2CHO है, ठीक है। इसका हम टॉलन टेस्ट करेंगे, और टॉलन अभिकर्मक ऑक्सीकरण का काम आता है। AgNH3 का होल ट्वाइस OH का हो या AgNH3 का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव का हो, ये टॉलन अभिकर्मक है, याद रखिएगा। क्या पता टॉलन अभिकर्मक का सूत्र लिखवा सकते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस OH या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव लिखो, बात एक ही है। तो जो एल्डिहाइड होता है वो टॉलन परीक्षण देता है, और टॉलन अभिकर्मक इसका ऑक्सीकरण कर देता है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, इस COH में बदल जाएगा। तो ये टॉलन टेस्ट ये दे रहा है। लेकिन जो दूसरी संभावित संरचना है प्रोपेनोन कीटोन, ये टॉलन टेस्ट नहीं देता है। तो दोनों अभिक्रियाएं हमने कराई इस ये करा के ये हमें सिद्ध हुआ कि प्रोपेनल तो टॉलन अभिकर्म टेस्ट दे रहा है लेकिन ये नहीं दे रहा है। और शर्त प्रश्न में क्या लिखा था, जो यौगिक ए है वो टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो यौगिक ए क्या रहा होगा, प्रोपेनोन, कंफर्म हो गया। अब ये कह रहे हैं आगे को कि ये यौगिक ए जो है उसका जब हम अपचयन करते हैं तो ये यौगिक बी C3H8O बनाते हैं। तो CH3CO CH3 प्रोपेनॉन यौगिक ए है, इसका अपचयन करते हैं हम, अभिकर्मक लिख ले रहे हैं LiAlH4, ये सभी का अपचयन कर सकते हैं। तो अपचयन कल भी बताया था, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दीजिएगा और दोनों साइड HH जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। एक बॉन्ड तोड़ा, HH जोड़ दिया, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH। तो प्रोपेनॉन जो कि यौगिक ए है इसका अपचयन कराया तो हमें मिला 2 प्रोपेनॉल जो कि यौगिक बी है। अब यौगिक बी में अब कह रहे हैं कि ये जो यौगिक बी है वो HBr से अभिक्रिया करा के ब्रोमाइड C बनाते हैं। तो उस यौगिक बी की हम HBr से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। 2 प्रोपेनॉल के HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये H और OH H2O निकल जाएगा, Br जुड़ जाएगा, तो ये बन गया यौगिक C। और यौगिक C का सूत्र यौगिक C दिया हुआ है, ठीक है। यौगिक C ये हमारा बन चुका है। एट लास्ट ये कह रहे हैं कि यौगिक C जो है वो एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया किए जाने पर एल्कीन D C3H6 बनाते हैं। तो यौगिक C है CH3CH Br ये KOH एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करता है तो पहले KBr निकलेगा और OH जुड़ जाएगा। मैं लिख नहीं रही हूं, यहां पर ये निकल चुका है KBr, K और Br निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। अब इसको जब हम निर्जलीकृत करेंगे, हीट करेंगे तो इसका H इसका OH H2O निकल जाएगा, ये हाफ बॉन्ड मिलके यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये अभिक्रिया मैंने करवा रखी कल वाली पार्ट 2 में, जरूर देखें उसको, उसमें ट्रिक से सिखाई है। तो ये सारी जितनी भी रिएक्शन आई उसमें मैंने पढ़ाई हुई है ट्रिक के साथ। तो ये बन गया प्रोपीन। तो यौगिक जो D बन रहा है इसका फॉर्मूला है C3H6। तो देखिए इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये हो गया हमारा, कंफर्म होगी चीजें। अब पूरी अभिक्रियाएं करके कंफर्म हो गया कि ABCD की संरचनाएं निम्न होंगी। यौगिक A है प्रोपेनॉन, यौगिक B CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल, यौगिक C हमें मिला है CH3CH Br CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यौगिक D जो मिला है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH प्रोपीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार्बनिक यौगिक को आणविक सूत्र C8H16O2, इसमें आणविक सूत्र दिया है, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खो व एक एल्कोहल गौ प्राप्त हुई। गौ को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खो प्राप्त होता है। गौ निर्जलीकरण पर ब्यूटवनीन देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा क ख गौ की पहचान कीजिए। तो यौगिक क का आणविक सूत्र दिया है C8H16O2 और इस अणुसूत्र के अनुसार हमने संरचनाएं सोची कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज बन सकती है। तो देखिए संभावित संरचनाएं, तो 2 ऑक्सीजन वाले हमें केवल 2 समूह मिले। इनमें से एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और एक होता है एस्टर COR। तो कार्बन हाइड्रोजन और बैलेंस करके हम देख रहे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों बैलेंस करके देखे इन दोनों में, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो भी अणुसूत्र है या ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा या फिर एस्टर होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो एक पॉसिबिलिटी है, यही बन सकता है एकमात्र
स्ट्रक्चर, लेकिन एस्टर में बहुत सारे बन सकते हैं। तो एस्टर का चित्र है RCOO तो ये R डैश में देखिए टोटल होनी है हमारे पास 8 कार्बन, तो 2 कार्बन ये हैं तो 6 कार्बन बनी। तो 6 कार्बन में हो सकता है 2 यहाँ हो, 4 यहाँ हो, 1 यहाँ हो, 5 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। तो बहुत सारे चित्र बन सकते हैं, तो मैंने सारे ना बना के R करके शो कर दिया। तो ये R बराबर भी हो सकता है, मतलब 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ। ये R बराबर नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 कार्बन जुड़ी हो R में और यहाँ पर 4 कार्बन हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो भी ये अणुसूत्र वाला यौगिक क है, यौगिक क, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने पर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल गो। तो अभिक्रिया करा के देखते हैं। तो हमने यौगिक क को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जल अपघटित किया, तो दो यौगिक क की 2 संभावित संरचनाएं थी, एक था कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक था एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल अपघटन नहीं होता है, ठीक हो गया। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब है जो यौगिक क है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं हो सकता, कंफर्म हो गया। तो एस्टर रहा होगा। अब कौन सा एस्टर, अभी इतना जल्दी नहीं है आना, इतना आसानी से नहीं आएगा। तो एस्टर को एक बार हम करके देखते हैं, क्या इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जल अपघटन होता है। तो हमने H2O की रिएक्शन इसके साथ की, तो क्या होता है बच्चों, यहां से ब्रेक हो जाते हैं। कार्बन होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, इसकी रिएक्शन जल से कराते हैं। H2O को लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड OH, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H पॉजिटिव, एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा यहां से, एक बॉन्ड उसका HOH का बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा O निगेटिव के साथ, तो बनेगा RCH2OH। R यहां पर लिखा नहीं मैंने, RCH2OH। और इस ये वाला पार्ट में क्या होगा, HOH का OH निगेटिव वाला पार्ट यहां पर जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव में, तो बन जाएगा क्या, COOH यहां जुड़ जाएगा, RCOOH। तो ख RCOH प्राप्त हुआ और गो प्राप्त हुआ RCH2OH, यहां से ब्रेकिंग होती है जल अपघटन में। यह अभिक्रिया पेपर में भी आती है, एस्टर का जल अपघटन, तो इस तरीके से होता है R। अब हमें पता करना है R और R डैश क्या रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गौ को जब हम क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो ख उत्पन्न होता है। अब यौगिक गौ को क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत करेंगे, तो यौगिक गौ हमारा प्राप्त हुआ था एल्कोहल RCH2OH, R डैश CH2OH। इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं CrO3 से, तो ऑक्सीकरण करने पर ये ग्रुप का ऑक्सीकरण मैंने सिखाया है, इसके दोनों हाइड्रोजन ओपन कर देना और O का H खोल देना, बताया था ना। तो O का H और O जिस कार्बन में जुड़ा है उसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। और पहले ये एल्डिहाइड में बदलता है और उसके बाद किस में बदल जाता है, COH, क्योंकि CrO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो एल्कोहल का इस ग्रुप को डायरेक्ट COH में बदल देता है। CH2OH ग्रुप को डायरेक्ट COH में बदल देगा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है क्रोमिक अम्ल। तो ये किस में बदल गया, एक कार्बन वाला एल्कोहल जो है ये एक कार्बन वाला ही यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो यौगिक गौ को जब हम गर्म करते हैं तो फिर से ये यौगिक ख बनाया था जो हमें पहले भी मिला था। तो एल्कोहल CrO3 से जब हम ऑक्सीकृत होने पर समकार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्मित होता है, क्योंकि यौगिक क का अणुसूत्र C8H16O2 है, अतः एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल समकार्बनिक है। देखिए इसको हमने ऑक्सीकृत किया, तो जितने कार्बन का एल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, इसको याद रखिएगा। जितने कार्बन का एल्कोहल होगा, अगर ये 4 कार्बन का होगा तो 4 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। तो मतलब जितने कार्बन एल्कोहल में हैं उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हैं। अब आपको पता है जो हमारा अणुसूत्र है वो अणुसूत्र कितने कार्बन युक्त है, वो है 8 कार्बन युक्त। 8 कार्बन युक्त का मतलब है अगर जो भी एस्टर रहा होगा उसमें कार्बन की संख्या टोटल 8 है, तो वो एस्टर टूटने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा और क्या बना रहा है, एल्कोहल। तो इसका मतलब है कि समकार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और समकार्बनिक एल्कोहल है। इसका मतलब है एल्कोहल में भी उतने ही कार्बन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी उतने ही कार्बन है। इसका मतलब है टोटल 8 कार्बन है, तो 8 में से 4 कार्बन युक्त एल्कोहल होगा और 4 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो
यौगिक क कंफर्म होगा, यौगिक शुरू में क्या रहा होगा वो कंफर्म हो गया। ये था यौगिक शुरू में RCOO CH2R, तो इसका मतलब है इस साइड भी कार्बन की संख्या और इस साइड भी कार्बन की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तो ये R और ये R डैश का मान बिल्कुल R और R डैश का मान बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां लगा देंगे हम टोटल मिला के, ये है CO एस्टर ग्रुप है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन और इस साइड भी 1 2 3 4 कार्बन, बराबर कार्बन है और इसका नाम होता है एन ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ये यौगिक क हमारा कंफर्म हो चुका है, एन ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। और इसी से ये भी सिद्ध हो गया कि यौगिक ख जो हमारा है कार्बोक्सिलिक CH3 CH2 CH2 COH मतलब ब्यूटेनोइक अम्ल, और यौगिक गौ जो है वो अल्कोहल जो है वो होगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल, क्योंकि हम जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमारा यौगिक कौ है, इसका जल अपघटन करेंगे, यहाँ से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव इस पार्ट में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH2 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 OH, ये और OH यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CO OH ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यौगिक ख और यौगिक गौ प्राप्त हो चुके हैं। अब जब ये सिद्ध हो गया यौगिक क क्या है, ख क्या है, गौ क्या है, तो जैसे क की हमने प्रॉपर जल अपघटन करके अभिक्रिया दिखाई थी, यौगिक गौ की भी क्रोमिक अम्ल से अभिक्रिया करके दिखाइए क्या बनता है। तो यौगिक गौ है CH3 CH2 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 OH अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये वाला पार्ट बदल जाएगा COH में, प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसको सीधे COH में बदल देगा यौगिक ख कंफर्म। लास्ट प्रश्न में ये कह रहे हैं कि जब हम गौ का निर्जलीकरण करते हैं तो ब्यूट1 बनता है, तो यौगिक गौ है अल्कोहल, इसका निर्जलीकरण करेंगे तो यौगिक गौ का निर्जलीकरण किया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, इसका OH और इसका H ओपन किया, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो H2O रिलीज होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, तो ब्यूट1 तो यौगिक गौ का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट1 प्राप्त हुआ। इससे ये भी कंफर्म हो गया यौगिक गौ भी हमारा सही है। तो उपरोक्त जो भी अभिक्रियाएं हमने की हैं इससे सिद्ध होता है कि यौगिक क ख गौ की संरचना निम्नलिखित है, सॉरी गौ नहीं है, यौगिक क ख गौ की संरचना निम्नलिखित है। यौगिक क है एन ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, यौगिक ख है एन ब्यूटोइक अम्ल और यौगिक गौ है एन ब्यूटेनॉल। ये प्रश्न भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सन मुझे याद नहीं है, देख लीजिए। एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणुसूत्र C3H6O है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और यौगिक B बनाता है। यौगिक B चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करने पर यौगिक C में बदल जाता है। यौगिक C की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व मर्क्यूरिक सल्फेट से करने पर यौगिक D प्राप्त होता है जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। यौगिक A से D तक सभी के नाम लिखिए और प्रत्येक पद के परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यौगिक A का अणुसूत्र दिया है C3H6O, तो इस अणुसूत्र के अनुसार क्या क्या संरचनाएं बन सकती है, तो एक ऑक्सीजन ग्रुप है, एक ऑक्सीजन ग्रुप वाला क्या बन सकता है, ईथर बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है या कीटोन बन सकता है। तो और कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करके मैंने करके देखा है, आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। तो चारों में मैंने ईथर को भी बना के देखा, तो मैंने देखा उसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जा रही है ईथर की 3 कार्बन की संरचना बनाने पर, तो ईथर होगा नहीं। फिर मैंने बना के देखा अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी अल्कोहल तो बन रहा है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है उसमें, जो 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन है जो 3 कार्बन का है और हाइड्रोजन भी उसमें 6 है और ऑक्सीजन भी 1। तो जो संभावित संरचनाएं बन सकती हैं इस अणुसूत्र से वो है एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO जिसमें कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है 1। एल्डिहाइड या प्रॉपर नाम है इसका प्रोपेनल, तो ये हो सकता है ए यौगिक, या यौगिक ए क्या हो सकता है कीटोन CH3CO CH3 कीटोन, या प्रॉपर नाम है इसका प्रोपेनोन। तो इन दोनों में से एक होगा हमारा C3H6O। तो इसे कंफर्म करने के लिए कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, आगे की शर्तें पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और यौगिक B बनाता है। तो हमने लिए दोनों संभावित यौगिक
एल्डिहाइड और कीटोन, तो उनका आयोडीन और NaOH से अभिक्रिया कराई। तो जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं प्रोपेनल की अभिक्रिया आयोडीन और NaOH से, तो यह आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होती। और जबकि प्रोपेनोन की जब हम कराते हैं आयोडीन और NaOH के साथ, तो यह आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और यौगिक बी आइडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो इसका कारण मैंने पहले भी बताया था। आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? एक तो वो जिसमें CH3CHOH समूह हो, या फिर जिसमें CH3CO समूह हो। तो ये समूह जिसमें है, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पर CO के इस साइड 2 कार्बन है, हमें CO के एक साइड, किसी भी एक साइड 1 कार्बन चाहिए। CH3CO समूह है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और उसने बना लिया CHI3 आइडोफॉर्म। और ये जो बनाया है ये यौगिक कंफर्म हो गया कि यौगिक ए हमारा ये होगा। और यौगिक बी आइडोफॉर्म है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखना भी जरूरी है। संभावित संरचनाओं में से केवल प्रोपेनोन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, इसलिए यौगिक ए क्या है, कंफर्म क्या है, प्रोपेनोन है। यौगिक ख को कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो यौगिक जो यौगिक बी बना है उसको हम चांदी के चूर्ण से गर्म करते हैं, तो यौगिक सी बनता है। तो जो हमारा यौगिक बी है आइडोफॉर्म, इसकी रिएक्शन चांदी चूर्ण से कर रहे हैं। तो चांदी के चूर्ण से करते हैं तो ये हमें अभिक्रिया पता है कि आइडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और जो हम चांदी ले रहे हैं चांदी के 6 अणु लेंगे, 6 मोल लेंगे। तो होता क्या है, पेंसिल से दिखा रही हूँ, 1 Ag 1 I को ले जाएगा, 1 Ag 1 I को ले जाएगा, ऐसे 6 Ag 6 I को लेके जाएंगे ऐसे। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड आधा बॉन्ड इस वाले बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस वाले आधे बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा। तो ये 3 आधे बॉन्ड इन 3 आधे बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया हमारा एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाएंगे बॉन्ड CH, और क्या निकल गया 6 AgI। तो जो आइडोफॉर्म बी है वो सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया करके ये बनाता है, यौगिक सी बनाता है। अब ये कह रहे हैं कि यौगिक सी की अभिक्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व मर्क्यूरिक एसिटेट से करते हैं तो यौगिक डी प्राप्त होता है। तो देखिए, जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 की अभिक्रिया यौगिक सी से करते हैं तो क्या होता है, ये अभिक्रिया मैंने कल भी पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब हम एसिटिलीन की रिएक्शन H2SO4 HgSO4 से करते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं जल अपघटन। ठीक है, जल योजन कह सकते हैं, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करेगा। H2SO4 HgSO4 H2O प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या होता है, एक साइड H लिख देना, एक साइड OH। H2O को कैसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH, एक बॉन्ड इसका तोड़ा, एक बॉन्ड H और OH के बीच का तोड़ा, एक साइड H जोड़ दो, एक साइड OH जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड टूट चुका है, ये बन गया एक H एक H CH2, एक बॉन्ड टूटा तो 2 बॉन्ड बचे हैं CH, और यहाँ पर जुड़ गया OH। अब क्या होता है, यहाँ पर होता है पुनर्व्यवस्थापन। तो पुनर्विन्यास में क्या होगा, पुनर्विन्यास ऐसे होता है, वैसे मैंने जो नोट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, मतलब सेकंड पार्ट पढ़ा है, थोड़ा अलग तरीके से बताया है ट्रिक से। तो इसमें होता क्या है, प्रॉपर H निकलेगा, अपना बॉन्ड यहाँ देगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन में बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3 4, एक न्यू बॉन्ड आ रहा 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर टूट के गया तो जब भी एरो किसी की ओर आता है नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया, इस निगेटिव में ये वाला जो H प्लस के रूप में बाहर निकला तो वो H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3, यहाँ बचा सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया इथेनॉल। तो यौगिक डी भी हमें प्राप्त हो गया इथेनॉल। अब ये कह रहे हैं कि यौगिक, अब ये पूरी ABCD को कंफर्म करने के लिए लास्ट में आया है कि यौगिक डी जो मिला है वो एल्डोल संघनन देता है। तो ये सिद्ध करेगा, अगर यौगिक डी एल्डोल संघनन देता है तो जितनी भी चीजें अभी तक बनाई हमने ABCD वो सब सही है। तो यौगिक डी एथेनॉल है, एल्डोल संघनन में 2 एक से मॉलिक्यूल लेते हैं और एल्डोल संघनन कर रहे हैं। इथेनॉल 2 कार्बन युक्त है, और यही इथेनॉल एक और लिया NaOH की उपस्थिति में। आपको पता है इथेनॉल वो है, ठीक है, जिसमें अल्फा कितने हाइड्रोजन है, ये CO ग्रुप के जस्ट बगल वाली कार्बन है अल्फा कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डोल संघनन देता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है इथेनॉल में, तो कंफर्म ये एल्डोल संघनन देगा। तो 2 सेम लिख दीजिए, NaOH से अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाता है, इसका एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, बॉन्ड टूटा,
इसका भी एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा, H यहाँ जुड़ जाएगा और ये CH2 सामने से जुड़ जाएगा, CH3 CHO। और गर्म करने का इसका एक H ओपन कर दोगे, मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले वाले पार्ट में, वहीं से देखिए H2O निकलेगा और H2O निकलने के बाद यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब देखिए, अब उपरोक्त अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि यौगिक ABCD की संरचनाएं क्या क्या है। यौगिक A प्रोपेनोन, यौगिक B आइडोफॉर्म, यौगिक C एसिटिलीन और यौगिक डी क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी इन क्वेश्चन को करवाने के लिए, तो मैंने बनाने में थोड़ा समय लग रहा, फिर मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, तो ये वीडियोस मैंने बना दी। और ये चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। इनमें से मैं तो यही कहूंगी कि 99% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी था क्योंकि इसमें हमने वो भी बनाए थे, कॉलम्स वाला भी बनाया था, बट आप याद करके जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं है। अब तो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ बड़ा काम आता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसको अपने स्टेटस में लगाइए, अपने फ्रेंड्स में भेजिए। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।